सो फाइनली हाय एवरीवन, दिस इज सी एस नीति रहीम। और अभी नाम तो खैर अब आप लोग जान ही चुके हैं, कितनी बारी बोलना आदत पड़ गई है हमको भी बोलने की। चलिए, सब चीजें छोड़कर अभी फोकस करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट प्रिसाइज राइटिंग। ठीक है। देखो, प्रिसाइज राइटिंग जो है ना, ये जो आप लोगों का कंसेप्ट है प्रिसाइज राइटिंग, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ पहले टिप्स देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि प्रिसाइज राइटिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या समझाना चाह रहा है। एंड देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के रेज किए जाते हैं। देखो, एग्जाम में आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रिसाइज राइटिंग क्या है। कोई नहीं पूछने वाला है आप लोगों से कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसाइज राइटिंग। सीधा आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका प्रिसाइज राइटिंग बनाकर दिखाओ। ठीक है। प्रिसाइज वर्ड जो है ना, मैं प्रिसाइज बोलूं या प्रिसी राइटिंग बोलूं, जिसको हम कई बार कह देते हैं, आप लोगों का प्रेसी राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग बोलूं एक ही बात है। प्रेसी वर्ड आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में, और प्रिसाइज वर्ड जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो प्रिसाइज राइटिंग जो हम कहते हैं या प्रेसी राइटिंग जो हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके पास एक बड़ा सा पैसेज होगा, आपके पास एक बड़ा सा टेक्स्ट होगा। ठीक है। उस टेक्स्ट को आपने शॉर्ट करना है। अगर मैं इसको कहूं कि हमें उसकी समरी बनानी है, तो थ्योरेटिकली इट इज नॉट राइट, बिकॉज समरी और प्रिसाइज राइटिंग में काफी फर्क होता है, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। सो प्रिसाइज राइटिंग में क्या किया जा रहा है, आप लोगों के पास कोई ना कोई टेक्स्ट दिया जाएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, नोट मेकिंग में आप लोगों को क्या किया गया था, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में एंड नोट मेकिंग में आपको बच्चे पैराग्राफ्स दिए गए थे। उन पैराग्राफ्स को आप लोगों ने रेफर करके या तो आंसर्स बनाने थे या तो नोट्स बनाने थे। यहाँ पर भी आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाएंगे, और उन पैसेजेस की मदद से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट आपको प्रिसाइज राइटिंग करनी है। तो नोट्स नहीं कहूंगी, एग्जैक्टली प्रिसाइज राइटिंग ही बोलने वाली हूं मैं उसको। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे उस टेक्स्ट को क्या कर देना है, शॉर्टन कर देना है। अ शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन वंस ओन वर्ड इज नोन एज प्रिसाइज राइटिंग। जब आप अपने शब्दों में बड़े से कंसेप्ट को शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो हम कहते हैं आपने प्रिसाइज राइटिंग की है। प्रिसाइज राइटिंग में क्या होता है, जो भी आपने आपका वो पर्टिकुलर वो पैसेज है, जो भी पैसेज आपको दिया जाएगा, उसका जो मेन सब्सटेंस है, उसके बारे में एक्यूरेट और कंसाइज डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना पड़ता है। ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग आप लोगों का अगर मैं कहूँ तो क्या है, प्रिसाइज राइटिंग का मतलब होता है कि मैम, हमारे पास पैसेजेस आएंगे 3 से 4 पैराग्राफ्स के, और उन सब पैसेजेस को पढ़कर अपनी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करके हम लोगों को क्या करना है, फॉर्म करना है, क्या, शॉर्ट टेक्स्ट हम लोगों को फॉर्म करना है। अच्छा, प्रिसाइज राइटिंग जो है बनाते समय आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों के पास जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया होगा, चाहे वो 3 पैराग्राफ्स हैं, चाहे से वो 2 पैराग्राफ्स हैं, चाहे वो 4 पैराग्राफ हैं, जो भी है, जैसा भी है, वो जो आप लोगों का टेक्स्ट होगा, वो जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, उस ओरिजिनल का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। 1/3 हिस्सा होना चाहिए आप लोगों का, क्या, प्रिसाइज राइटिंग। तो प्रिसाइज राइटिंग या प्रेसी राइटिंग जो है आपका, वो क्या है, जब आप बड़े से कंटेंट, आपका आपके पास टेक्स्ट आया है या पैसेज है, ठीक है, कोई चैप्टर है बुक का, जिसको आपने शॉर्ट करना है, उसकी शॉर्टनिंग कर रहे हैं आप लोग, तो हम कहते हैं कि वो प्रिसाइज राइटिंग है। कई लोग प्रिसाइज राइटिंग जो है ना, उसको समरी के साथ मिक्स कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों के प्रिसाइज में क्या होता है, आपको ना ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। आप बेशक से अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने थॉट्स यूज कर सकते हैं, फाइन, लेकिन लेकिन जो भी जिस ऑर्डर में, जिन स्टेप्स में, जिन पैराग्राफ्स वाइज आपकी जो चीजें दी गई होती हैं, आपको उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपना पैराग्राफ जो है वो प्रिसाइज करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। शॉर्ट, ब्रीफ, प्रिसाइज। ठीक है। लेकिन समरी के केस में क्या होता है, समरी के केस में आपको जो पॉइंट सेकंड पैराग्राफ में दिया गया था, अगर आप उसको पहले लिखना चाहते हो तो वो आप पहले भी लिख सकते हो। प्रिसाइज राइटिंग में और समरी में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही वाला होता है। ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग में क्या होगा, आपको ब्रीफ स्टेटमेंट्स देनी होंगी ऑफ अ प्रिसाइज राइटिंग, सच एज अ रिपोर्ट, आर्टिकल और अ चैप्टर फ्रॉम अ बुक। लेकिन समरी के केस में क्या होगा, आपके पास कोई लॉन्गर पीस ऑफ वर्क होगा, लाइक नॉवेल्स हो गए, ठीक है, आप लोगों के पास स्टोरीज हो गई, उनकी पूरी प्रॉपर समरी आपको बनाकर देनी है। दैट इज योर समरी पार्ट। प्रिसाइज राइटिंग और समरी जो है ना, इसमें फर्क है।
एक जैसी ही आप लोगों की चीजें नहीं है। अब प्रिसाइज राइटिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स लिख दिए हैं। ये टिप्स आपके बुक में से ही मेंशन किए गए हैं और वो मैंने इसलिए मेंशन कर दिए क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के लिए और शॉर्टन करके इनको मैंने क्या कर दिया है, 2 या 3 पेजेज़ में मैक्सिमम इनको मैंने कवर कर दिया है। आपकी जो खुद की बुक है, इंस्टीट्यूट की बुक है, उसके अंदर काफ़ी सारे पेजेज़ में ये पॉइंट्स कवर्ड है। सो डेफिनिटली आपका यहाँ पर टाइम बच जाएगा। जब भी आप लोग प्रिसाइज़ राइटिंग करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आप लोग लिखने जा रहे हैं, वो आइडिया जो जिस भी आइडिया के बारे में आप लोग लिखने जा रहे हैं, बच्चे वो आइडिया आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिवली आपको काम करना है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या है? जैसे मैंने रिपोर्ट राइटिंग में सिखाया था कि रिपोर्ट बनाते समय आपके एडवाइस, सजेशंस, गाइडलाइंस, ठीक है, डायरेक्शंस, ठीक है, आपके इमोशंस इनकी ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से प्रिसाइज़ राइटिंग में भी आपके ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जैसा आपके पास टेक्स्ट है, बस उसको शॉर्टन करिए, उसमें से जो भी मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो सब्सटेंस है, जो मेन चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ बनाइए। दैट इज़ योर प्रिसाइज़ राइटिंग, ठीक है? मेक श्योर कि वो करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी आपका करेक्ट होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो पैराग्राफ्स में दी गई है, वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। चौथी बात कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है आप लोगों का कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। देखो मानो मैंने 3-4 पैराग्राफ्स का मेरे पास पैसेज था और उसके रिगार्डिंग मैंने प्रिसाइज़ राइटिंग करके एक पैराग्राफ बनाया। अब उस एक पैराग्राफ की पहली लाइन में मैं कुछ लिख रही हूँ, दूसरी लाइन में मैंने कोई नया ही मुद्दा उठा दिया, रिलेटेड है ही नहीं, कोहेरेंस है ही नहीं, कनेक्शन है ही नहीं। तो अगर ऐसे कनेक्शन नहीं होगा लाइनों का आपस में एक-दूसरे के, तो वो प्रिसाइज़ राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। ये सारी टिप्स मैं अभी दोबारा पढ़ूँगी आप लोगों के साथ। पहले हम एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेने के बाद हम ये सारी टिप्स को दोबारा पढ़ेंगे। ये सारी स्लाइड्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये मैं दोबारा आपको करवाऊँगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है? ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए कि जब भी आप लोग प्रिसाइज़ राइटिंग करेंगे, आपको किन बातों का ख़याल रखना है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अब देखिए लास्ट तो नहीं सेकंड लास्ट हमारा कंप्लीटनेस सारी बातें लिखनी है। सारी बातें तो नहीं मतलब सारी बातें इन द सेंस कि जो भी मेन है ना, वो सारी बातें लिखनी है। कोई भी आप लोगों का हाइलाइटेड पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जो है ना, वो छूट ना जाए बस। ठीक है? 6 पॉइंट आता है आप लोगों का क्या कंसाइसनेस। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भई। प्रिसाइज़ राइटिंग कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपकी प्रिसाइज़ राइटिंग ब्रीफ होनी चाहिए। शॉर्ट होनी चाहिए, कंसाइज़ होनी चाहिए। बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आप लोग लिखने जा रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रिसाइज़ राइटिंग, वो ओरिजिनल टेक्स्ट का ना सिर्फ़ 1/3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चीज़ों को रिपीट मत करिएगा। अननेसेसरीली आपके लाइनें इंक्रीज़ हो जाएँगी, तो फिर वो प्रिसाइज़ राइटिंग थोड़ी ना कहलाएगी। ठीक है? अननेसेसरी डिटेल जो भी आपने पैसेज में देखी, उनको इग्नोर कर देना, उनको ओमिट कर देना। एक अच्छा-सा टाइटल सोच कर रखिएगा एंड कोशिश करिए थर्ड पर्सन में आपको प्रिसाइज़ राइटिंग राइटिंग पूरा लिखना होगा। अब प्रिसाइज़ राइटिंग जो है वो करते समय आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया गया है, यू हैव टू रीड दैट पैसेज ट्वाइस। दूसरी बात, you have to decide and differentiate between the you have to decide and you have to decide and differentiate between the main ideas and the secondary ideas. Point number 3, आपको एक suitable title choose करना पड़ेगा. Point number 4, की पॉइंट्स जो हैं उनकी मदद से आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, उस ड्राफ्ट को आप लोग फिर से रीड करो और फिर उस ड्राफ्ट की मदद से उसी ड्राफ्ट में से और एक्स्ट्रा चीजें अपनी ओमिट करके हटाकर एक फाइनल ड्राफ्ट, सेकेंड ड्राफ्ट या फिर फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करो. अब देखो ये तो प्रोसीजर आपके इंस्टीट्यूट की बुक में दिया गया है, बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ एग्ज़ाम में जब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा, तब ना तो आपके पास इतना टाइम होगा, ठीक है? ना ही इतनी एक्स्ट्रा शीट्स रहने वाली है कि आप फालतू में पहले फर्स्ट ड्राफ्ट बनाओ, फिर उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट बनाओ। इससे अच्छा है कि एक रफ पेज अपना अलग से रखिएगा और वहाँ पर पॉइंटर्स लिख लेना। प्रिसाइज राइटिंग के। अब और अच्छे तरीके से अगर इसको समझना है, तो इसके लिए ना हमें कोई ना कोई एक इसका एग्ज़ाम्पल करना पड़ेगा। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7 प्रिसाइज राइटिंग। नाउ यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग फ्रॉम इट, बट स्टिल इफ यू विश टू, यू कैन। देयर इज़ नो इश्यू। इफ यू विश टू, यू कैन।
लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रिसाइज राइटिंग क्या है, समरी क्या है. Nobody is going to ask you that. Every examiner or in the every past examination, it has actually been asked to prepare precise writing. प्रिपेयर कर कर दिखाओ सीधा. तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ? मैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसाइज फॉर्म में लिखवा चुकी हूँ. मैं सीधा एग्जाम्पल पर आ गई हूँ. ये आपके सामने दिए गए हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. देखो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में आपको ये एक तरीके से ये एक पैराग्राफ दिख रहा है. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिख रहा है. इस पैराग्राफ में वही स्टेप्स को फॉलो किया गया जो मैंने आपको लिखवाए थे, जो इंस्टीट्यूट ने हमारे लिखवाए थे. ठीक है. एंड देन उसी की मदद से फिर फाइनली हम लोगों ने क्या किया. 1 सेकेंड. ये फाइनल ड्राफ्ट हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया. दिस फाइनल ड्राफ्ट इज योर प्रिसाइज राइटिंग. ये है वो फाइनल ड्राफ्ट जो कि आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा. कहाँ मेंशन करना पड़ेगा बोलो तो. कहाँ मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को? मेंशन करना पड़ेगा अपनी आंसर शीट्स में. सो आइए जरा देखें. ये तो स्टेप बाय स्टेप. अब ये जो स्टेप नंबर 6 है, आपको एग्जाम में सीधा स्टेप नंबर 6 कर कर आना है. ये बाकी के जो स्टेप्स हैं, ये 5 4 3 2 1, ये सारे आपको अपने मन में करने हैं, सोचने हैं, समझने हैं, या फिर लिखना भी है तो रफ शीट पर. जैसे अपनी आंसर शीट आपको मिलेगी, उसकी लास्ट वाली शीट जो है वो रफ शीट बनाकर चलना. उस पर थोड़ा बहुत रफ रफ वर्क कर लिया, कुछ लिख लिया, कुछ माइंड में आया तो वो सोच लिया. पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर लेने के बाद ही आपको अपनी प्रिसाइज राइटिंग करनी है. तो मैंने प्रिसाइज राइटिंग के बारे में आपको पहले क्या बताया. प्रिसाइज राइटिंग का मैम मतलब होता है शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट in one's own words is known as precise writing. इसको प्रेसी राइटिंग भी कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में. प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आपको एक्यूरेट और कंसाइज डिस्क्रिप्शन देनी है उस मेन आइडिया की, जिसके लिए ये बड़े बड़े पैसेजेस लिखे गए. देखो कितना बड़ा पैसेज है, दिखाऊं आपको. ये देखो ये पूरा पैसेज आप लोगों का दिया गया. ये भी एक पैराग्राफ है आप लोगों का. वैसे वो कंबाइंड पैराग्राफ में ही आ गया. छोटा सा ये देखा जाए तो ये भी, इसकी भी आपको प्रिसाइज राइटिंग करनी है. सोचो क्या दिया गया है. अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेथ ऑफ डेथ. अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर moderates the dread of the death. It not only gives us fortitude to bear pain, ठीक है, but also teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being. Sedentary and studious. Sedentary का मतलब होता है जो एक्टिव नहीं होते हैं. Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score. 2 लाइनें पढ़ ली, अब उसके बाद दोबारा पढ़ना है. ठीक है. A life of action and danger moderates the dread of the death. It's not only give us the, that cowardness to bear the pain, but it also teaches us at every step the precious tenure on which we hold our present being. Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score. Dr. Johnson was an instance in point. A few years seemed to him soon over, compared with those sweeping contemplations on time and infinity with which he had been used to pose himself. In the still life of a man of letters, there was no obvious reason for a change. देखो ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो भी पैसेज आए, आपको पढ़ने के बाद लगे कि मैम ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि यार इंग्लिश ही है, कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है. एक बारी मैंने तो आपको टिप्स में लिखा है 2 बारी पढ़ो. नहीं लग हो पा रहा है 2 बारी, 4 बारी पढ़ो. कौन रोक रहा है? और वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ही आप लोगों को अब ये 30 से 35 दिन अभी मिले हुए हैं. डेली बेसिस पे सिर्फ 15 मिनट लगाकर एक पैसेज भी अगर आप रीड करते हैं, 15 मिनट बहुत होते हैं. अकेले जब इंसान पढ़ता है 5 मिनट में ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेगा बड़े आराम से. नहीं समझ में आता है किसी का मीनिंग, कोई बात नहीं, डिक्शनरी खोलो, उसका मीनिंग लिखो, नो इश्यूज. फिर 5 मिनट में उसको दोबारा रीड करना है, एंड देन 5 मिनट के अंदर अंदर आपको प्रिसाइज राइटिंग का वो जो प्रिसाइज राइटिंग दी गई है उसको आप लोगों को रीड करना है. नोट मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड प्रिसाइज राइटिंग, ये तीनों चैप्टर जो है ना,
इसकी लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, इन तीनों चैप्टर्स की बार बार रीडिंग करके प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन सा चैप्टर बोला मैंने? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, नोट मेकिंग एंड बोलो ये वाला प्रिसाइज राइटिंग। ये तीनों चैप्टर्स जो हैं आप लोगों के, इन तीनों चैप्टर्स की आप लोगों को रीडिंग करके प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस 15 मिनट के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, 15 मिनट के लिए नोट मेकिंग, 15 मिनट के लिए आपका प्रिसाइज राइटिंग। पता है क्या होता है गाइस, हम लोग अक्सर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं ये सोचने में एज इफ पता नहीं कितना मुश्किल है। अरे करना शुरू तो करो, इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, राइट अ प्रिसाइज और प्रेसी राइटिंग ऑफ द पैसेज विच इज गिवन बिलो। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। A life of action and danger moderates the dread of death. It is not only give us fortitude to bear the pain, but also teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being. ठीक है, sedentary and studious men are the most apprehensive on the score. Dr. Johnson was an instance in the point. ठीक है, डॉक्टर Dr. Johnson was an instance in point. A few years seems to him soon over. Now, compared with those sweeping contemplations. 1 second, guys, 1 second. A life of action and danger moderates the dread of death. It not only gives us fortitude to bear pain, but also teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being. Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score. Dr. Johnson was an instance in point. A few years seems to him soon over, compared with those sweeping contemplations on time and infinity with which he had used to pose himself. In the still life of a man of letters, there was no obvious reason for a change. He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity, would it had been possible for him to do so. The most rational cure, after all, for the inordinate fear of death is to set a just value on life. If we may wish to continue on the scene to indulge our headstrong humor and tormenting passions, we had better be gone at once. And if we only cherish a fondness for existence according to the good we desire from it, the pang we feel at parting, which it will not be very sober. मेन आइडिया जो यहाँ पर दिया गया है ना, फियर ऑफ डेथ के बारे में। तो देखो उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो किए, स्टेप्स बस दिखा रही हूँ, लिख कर नहीं आने। Step 1. Identify the main idea. The text discusses the people's fear of death. It details why some people fear death and how the fear can be overcome. अच्छा, इसके बाद स्टेप 2 में आइडेंटिफाई करो द मेन पॉइंट्स। आइडिया समझ में आ गया, उसमें से द मेन पॉइंट। वी डू नॉट फियर डेथ इफ वी लिव एन एक्टिव लाइफ। दूसरा, दोज पीपल हु फियर डेथ द मोस्ट आर द वन हु स्पेंड मच टाइम सिटिंग एंड स्टडिंग। दिस हैपेंस बिकॉज दे लीड एन इनएक्टिव एंड पीसफुल लाइफ। वही ऑब्वियसली देखो, डेथ का खतरा ज्यादातर उन्हीं लोगों को साथ होता है जो कि पास होता है, जो कि एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, है ना। एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, थोड़ी सी दूर भी जा रहे हैं तो बाइक पर बैठ कर जाएंगे, स्कूटर पर बैठ कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचते कि यार अगर आप दिन भर में 10 मिनट की वॉक भी करते हैं ना, अपनी स्पीड में 10 मिनट की वॉक भी करते हैं, जो आपकी अच्छी खासी स्पीड होती है, दैट इज यू नो दैट इज लाइक अ मिरेकल फॉर योर बॉडी। बट जो नहीं करता है उसको तो फिर ज्यादा डर रहेगा ही ना, हेल्थ इश्यूज का, डेथ का, हर चीज का। द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ राइडिंग वन सेल्फ ऑफ द फियर ऑफ डेथ इज ऑफ वैल्यूइंग द लाइफ। अगर आप उस मौत के डर से बचना चाहते हैं, सो प्लीज ट्राई टू वैल्यू योर लाइफ। वी शुड बी कंफर्टेबल
with the knowledge that life is unpredictable and that our hold upon life is very uncertain. ठीक है, so it will provide a suitable title, the fear of death. Next, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट आप लोगों ने लिख लिया. इफ यू लीड एन एक्टिव लाइफ. अब प्रिसाइज राइटिंग आपकी लैंग्वेज में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको टफेस्ट से टफेस्ट लैंग्वेज यूज करना है, वोकैबुलरी यूज करना है, नहीं. सिंपल लैंग्वेज इन योर ओन लैंग्वेज. मगर हाँ, जिस ऑर्डर में दी गई है आपकी पैसेज में, उस ऑर्डर को जरूर फॉलो करके रखिएगा. इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स, वी विल फियर डेथ लेस. पीपल हु स्पेंड अ lot of their time lazing around and leading a peaceful life are the ones who are most afraid of death. This is because they do not want any change. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. अब एडिट करो अपने वर्ड्स को, कोशिश करो जितने वर्ड्स आपने लिखे हैं उनको और भी ज्यादा शॉर्ट किया जा सके. अब ये आ गया आप लोगों के पास क्या, फाइनल. देखो जरा, फाइनल प्रिसाइज राइटिंग 3 लाइनों की है, सिर्फ थ्री लाइन्स. क्योंकि हमने प्रिसाइज राइटिंग के बारे में सबसे पहला रूल ही क्या पढ़ा था कि आपके पास जो भी पैसेज आएगा, प्रिसाइज राइटिंग बच्चे उसका 1/3 होगा. प्रिसाइज राइटिंग उसका 1/3 होगा. तो हो गया ना, कितना शॉर्ट है ये भी फ्री के मार्क्स है नोट मेकिंग की तरह. थोड़ा सा अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करें तो. और प्रैक्टिस किस फॉर्म में, यू नीड टू रेगुलरली रीड द पैसेजेस. ठीक है, सो मैं एक बार इसको रीड करती हूँ. एक बार आरटीपी नवंबर 2020 भी उठाएंगे हम लोग, ठीक है, और उसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर करेंगे. इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स, वी विल फियर डेथ लेस. पीपल हु लीड अ लेजी एंड अ पीसफुल लाइफ fear change and are most afraid of death. The most sensible way of getting rid of fear of death is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. हो गया शॉर्ट में. अब मैं आप लोगों के सामने जरा आरटीपी ओपन कर रही हूँ. लेटेस्ट वाली आरटीपी ओपन कर रही हूँ. अब देखिए, लेटेस्ट एक आरटीपी ओपन करी आप लोगों के सामने मैंने. इसमें बीसीआर का ये पार्ट में निकालने जा रही हूँ. पहले बीसीआर में प्रिसाइज राइटिंग निकालेंगे ना हम. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग नवंबर 2020 आरटीपी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये देखिए, फॉर द पैसेज 1 and 2 राइट अ प्रिसाइज. मतलब आपको यहाँ पर भी पैसेज दिया गया है, नोट मेकिंग में भी आपको पैसेज दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में भी आपको पैसेज दिया गया है. इन तीनों ही केसेस में कि प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करनी है. एक बार ये लास्ट और रीड कर लेते हैं, है ना.
ये देखिए, मैं पढ़ने जा रही हूँ अब ये पैसेज, सेकंड पैसेज आप खुद पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। व्हेन वी सर्वे आवर लाइव्स एंड एफर्ट्स वी सून ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट होल ऑफ आवर एक्शन एंड डिजायर्स आर बाउंड अप विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अगर हम टटोलें और देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में ना हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे लिए जो काम किए गए हैं या हमारे लिए जो कुछ भी हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूसरे ह्यूमन बीइंग्स की वजह से हुआ है। अब आपको इसके रीडिंग किस तरीके से करना है, कुछ इस तरीके से। व्हेन वी सर्वे अवर लाइव्स एंड एफर्ट्स वी सून ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट द होल ऑफ अवर एक्शंस and desires are bound up with the existence of other human beings. We notice that whole nature resembles that of social animals. We eat food that others have produced. We wear, wear clothes that others have made, live in house that others have built. The greater part of our knowledge and beliefs have been passed on to us by the other people through the medium of language which others have created. हो गया आपके 3 से 4 लाइनें, अब इसको दोबारा पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब आप नोटिस करोगे आरटीपी का जो पैसेज कितना सिंपल है एज कम्पेयर टू द बुक वन। अगर आपने बुक के वो सारे टफेस्ट पैसेजेस भी कर लिए तो आरटीपी के पैसेजेस तो बच्चे डेफिनेटली आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए, when we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings. We notice that whole nature resembles that of the social animals. We eat food that others have produced. We wear clothes that others have made, live in house that others have built. The greater part of our knowledge and beliefs has been passed on to us by other people through the medium of language which others have created. Without language and mental capacities, we would have been poor, indeed comparable to higher animals. यहाँ से अब नया हो गया. We have therefore to admit that we owe our principal knowledge over the least to the fact of living in human society. The individual, if left alone from birth, would remain primitive and beast like in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly imagine. Now, the individual is what he is and has the significance that he has, not much in virtue of the individuality, but rather as a member of great human community, which direct his material and spiritual existence from the cradle to grave. पूरे पैराग्राफ में ना मेन ये बताया गया है कि हम सभी लोग जो है ना, वी शुड बी थैंकफुल टू द ह्यूमैनिटी because we all are dependent upon each other. We are eating the food which is prepared by others, we are wearing the clothes which is, which are formed by the others, and we are living in the houses which are created by the others. So now just have a look. अब एक बारी जरा इसको आपने दोबारा पढ़ना है। आपके पास आरटीपी भी है, आप लोगों के पास बीसीआर की बुक भी है और अब मेरे नोट्स एंड वीडियोस भी है, ठीक है। आइए जरा पढ़े, जरा इंस्टीट्यूट का आंसर है। प्रिसाइज राइटिंग, देखो टाइटल दे दिया गया, रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, इट सर्व्स यू, दिस इज योर टाइटल। और देखो कितने शॉर्ट में, 4 लाइनों में, लिटरली 4-5 लाइनों में आप लोगों का ये पूरा डिफाइन कर दिया गया। अवर लाइफ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंडेंट ऑन अदर ह्यूमन बीइंग्स फॉर वेरियस बेसिक स्किल्स। इन सब चीज़ों को बच्चे आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट कि आपको किसी और लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। आवर लाइफ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंडेंट ऑन अदर ह्यूमन बीइंग्स फॉर वेरियस बेसिक नीड्स लाइक फूड, clothing, shelter, etc. Language that makes humans different on animals is also a gift from other humans, which lead us to being wise and knowledgeable. A lonely man would be like a beast with no social activities and feelings. Let us respect humanity and other existence of fellow. दोबारा से बोल रही हूँ, ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपके,
comprehension passage, note making and precise writing। ये चैप्टर्स बच्चे आप लोगों को लिख कर करनी है प्रैक्टिस, आप कर सकते हो, मगर बहुत सारे पैसेजेस है ना, इसमें आपको कम से कम 7 से 8 पैसेजेस तो बुक के अंदर ही मिल जाएंगे। नोट मेकिंग में आपको 6 से 7 पैसेजेस मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको कम से कम 5 से 6 पैसेजेस मिल जाएंगे। अब ये सोचो आप लोगों के पास 40 और 20 से आरटीपीज अलग लगा लो, कम से कम 40 से 50 पैसेजेस है, सबको लिखना पॉसिबल भी नहीं है। इन तीनों चैप्टर्स की प्रिपरेशन आप लोगों को रीडिंग करके करनी है, मगअप नहीं करना, रीडिंग, क्योंकि रीडिंग करने से आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, एंड नॉलेज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा आपके पास आइडियाज आएंगे जिनका इस्तेमाल करेंगे आप अपने बीसीआर के सब्जेक्ट में। तो एक बारी जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक बारी हम दोबारा से देख लेते हैं। हमने प्रैक्टिकली 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रिसाइज राइटिंग क्या है? अ शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट in one's own words is known as precise writing. It means accurate and concise description of the substance. Precise को summary में काउंट की तरह काउंट मत करिएगा, because summary जो होती है उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होती, उसमें कोई ऑर्डर आपको फॉलो नहीं करना, यहाँ पर आपकी लिमिट्स हैं। मेन कंटेस्ट का 1/3 होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, हमेशा प्रिसाइज राइटिंग करते समय मेक श्योर क्लैरिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, करेक्टनेस, कोहेरेंस एंड कंप्लीटनेस होना चाहिए, कंसाइसनेस भी। मैक्सिमम लेंथ कितना होगा? 1/3 ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। रिपीटेशन मत करिएगा, अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अननेसेसरी आइडियाज को ऑमिट कर देना। टाइटल जितना शॉर्ट होगा और अप्रोप्रिएट होगा उतना बेस्ट होगा, एंड यूज द 3rd%। अब कैसे अटेम्प्ट करना है आपको ये क्वेश्चन? सबसे पहले आपके पास जब ये पैसेज आए, रीड ट्वाइस और थ्राइस एज रिक्वायर्ड। अब क्योंकि अब आप लोगों के पास 30 to 35 डेज हैं अभी भी, बेटा ये 40 पैसेजेस डेली के भी अगर आप 2 पैसेजेस उठाते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 चैप्टर्स, राइट? नोट मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड प्रिसाइज राइटिंग। डेली अगर आप लोग 2 पैसेजेस भी रीड करते हैं, सिर्फ रीडिंग, 15 मिनट लगना चाहिए एक पैसेज में, नो मैटर वो कितना बड़ा हो क्यों ना हो। 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा निपटाना है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ लिया 2 बारी, क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिया, 5 मिनट के अंदर आपने, क्यों रीडिंग ही तो कर रहे हो यार, वो भी 5 मिनट में नहीं होगी क्या? कोई मुश्किल वर्ड लगता है तो गूगल बाबा है, अदरवाइज यू कैन आस्क मी ऑल्सो, ठीक है? और फिर देख देख कर सिर्फ रीडिंग करिए नॉर्मल, जैसे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बस। क्योंकि आपको वो मगअप नहीं करना, क्योंकि एज इट इज पैसेज थोड़ी ना आने वाला है आपके एग्जाम में, तो आपको मगअप तो करना नहीं, रट्टा भी नहीं मारना, आपको कुछ नहीं करना, नथिंग। और लिखने का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पैसेजेस है मैम, एक आधा लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, इनफ है, बाकी रीडिंग करिए। हाँ, ये जो सारे आपको मैं चीजें लिखवाती हूँ ना, इसको जरूर चैप्टर के आपको रिवाइज करना होगा टाइम टाइम पर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आप कुछ भी भूले ना। डिसाइड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द मेन आइडिया एंड द सेकेंडरी। सुटेबल टाइटल बनाओ, ठीक है? एक माइंड में अपने एक ड्राफ्ट सोच लो। वैसे अगर आप लिख लोगे तो और अच्छा, मगर एग्जाम्स के पॉइंट से अगर मैं बोलूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट्स बेटर टू गो फॉर अ प्लानिंग, एंड देन उस प्लानिंग को दोबारा रिव्यू करो और फाइनल ड्राफ्ट अपना प्रिपेयर करो। बस इसी के साथ प्रिसाइज राइटिंग का ये चैप्टर मेरी तरफ से आज होता है समाप्त।